हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज टू विजडम। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, जो आज टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा समिट 1937। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ प्रश्न इसमें से बनता ही है। तो आइए देखते हैं ये योजना है क्या। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में मारवाड़ी शिक्षा मंडल की रजत जयंती समारोह मनाया जाना था। इस अवसर पर गांधी जी ने, जो उनके संयोजक थे, उनको एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। तो आयोजकों ने इस अवसर पर भारत के 7 कांग्रेस मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्रियों को और देश के जितने भी अच्छे शिक्षा शास्त्री थे, विचारक थे, राष्ट्रीय नेता थे, इनको आमंत्रित किया और एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत की। इस संबंध में उन्होंने अपने विचार खुलकर प्रस्तुत किए और अंत में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए। पहला था, देश के 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तीसरा था, शिक्षा किसी हस्त कौशल के माध्यम से दी जानी चाहिए और इस स्तर का पाठ्यक्रम बच्चों की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बनाया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षा व्यवस्था स्वावलंबी हो और स्कूलों में होने वाले उत्पादन से शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा सके। उत्पादन से संबंध इस तरीके से है कि जो इन्होंने बात की है हस्त कौशल की, कि हस्त कौशल से जो भी उत्पादन होंगे उनको मार्केट में बेचा जाए और उससे जो उत्पादन जो पैसा निकल कर आए उससे शिक्षकों के वेतन का भुगतान किया जा सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, जो ये प्रस्ताव इसमें पारित हुए वर्धा शिक्षा सम्मेलन में, उन प्रस्तावों को एक अंतिम रूप देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के जो तत्कालीन कुलपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इसे जाकिर हुसैन समिति कहा जाता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की। इसमें वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत, पाठ्यक्रम, प्रशासन और निरीक्षण कार्य पर उन्होंने प्रकाश डाला। दूसरी रिपोर्ट उन्होंने अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की। इसमें आधारभूत हस्तकौशलों के पाठ्यक्रम से अन्य विषयों का सहसंबंध स्थापित करने पर प्रकाश डाला गया। समिति ने इस योजना को बुनियादी तालीम नाम दिया। अब अगर बेसिक शिक्षा के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला उद्देश्य निकल के आता है वो है आर्थिक उद्देश्य। इस उद्देश्य से तात्पर्य है बच्चों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना। बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन का अर्जन करना, मतलब वो अपना जीवन यापन स्वयं से कर सके। इस तरीके का उद्देश्य इस बुनियादी शिक्षा के द्वारा रखा गया। दूसरा है नैतिक उद्देश्य। आधुनिक भारतीय समाज का देखा जा रहा था कि नैतिक पतन हो रहा है, तो बुनियादी शिक्षा में एक उद्देश्य नैतिक जो उसका विकास है, नैतिक विकास करने का भी उद्देश्य रखा गया। इस संबंध में गांधी जी ने कहा है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उनकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। अगला उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य। हमारी शिक्षा प्रणाली का एक प्रत्यक्ष दोष यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान न कराकर बच्चों को पाश्चात्य आदर्शों और विचारों का भक्त बनाया जाता है, जिसके कारण वे अपनी परंपरागत जो संस्कृति है उससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ हो जाते हैं। इस संबंध में उस समय गांधी जी ने लिखा है कि यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। अपने इस विचार में पूरी तरीके से दृढ़ विश्वास रखने के कारण गांधी जी ने शिक्षा की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया।
उन्होंने कहा कि बालक का सांस्कृतिक विकास भी करना बहुत जरूरी है। अगला उद्देश्य है नागरिकता का उद्देश्य। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ उसे कई अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग वो तभी कर सकता है जब वो उन सब अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान रखता हो। इसके लिए ऐसी शिक्षा बहुत आवश्यक है जो उसमें नागरिकता के गुणों का विकास करे। तो बुनियादी शिक्षा जो है इन गुणों का विकास करने में योगदान देती है। अगला है त्रिविध विकास का उद्देश्य, एम ऑफ थ्री फोल्ड डेवलपमेंट। जो भारत की उस समय की शिक्षा पद्धति थी उस पर केवल बालक के मानसिक विकास पर बल दिया जाता था। उसमें बालक के शारीरिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे बालक का एकांगी विकास होता था। इसके विपरीत अगर देखें तो बुनियादी शिक्षा में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के प्रति पूर्ण ध्यान दिया गया है। पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषयों का समावेश किया गया है जिससे बालक का तीनों जो उद्देश्य हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों ही जो विकास है उसका बच्चे का हो सके। इस संबंध में गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वोन्मुखी विकास करना। अगला है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। आज जो समाज है वो दो वर्गों में विभाजित होते जा रहा है। एक है धनवान और दूसरा है धनहीन। ये दोनों वर्ग विकृत हैं, पहला धन की प्रचुरता के कारण और दूसरा धन के अभाव के कारण। बुनियादी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है इस विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना करना। सर्वोदय समाज में श्रम का महत्व होगा, धन का महत्व कम होगा, स्नेह और सहयोग की भावनाएं होंगी। इस समाज में शोषण का स्थान बिल्कुल नहीं होगा, निज हित का स्थान नहीं होगा और संचय की प्रवृत्ति का स्थान धीरे धीरे छूट जाएगा। तो बच्चों को इस सर्वोदय समाज के लिए तैयार करने के लिए बुनियादी शिक्षा द्वारा उनमें प्रेम, सहयोग, आत्म बलिदान, आत्मविश्वास और ऐसी कई भावनाओं को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। बुनियादी शिक्षा के गुणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका जो गुण है वो है क्रिया प्रधान। जैसे कि हम लोगों ने बात की, बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में सक्रिय रहकर उसके मानसिक अनुभवों के साथ साथ उसके अन्य प्रकार के अनुभवों की भी प्राप्ति करता है और क्रिया प्रधान जो है ये एक शिक्षा है। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा। बुनियादी शिक्षा जो है बालक प्रधान है। इसमें बच्चे को शिक्षा का जो है प्रमुख स्थान दिया गया है। उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का निर्माण किया गया है ताकि वो जीवन से सामंजस्य स्थापित कर सके। अगला है आर्थिक आधार। बुनियादी शिक्षा का जो आधार है वो आर्थिक है। इसके समर्थन में जो है उस समय दो तर्क दिए जा सकते हैं। बुनियादी विद्यालयों में बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचने से विद्यालय का कुछ व्यय निकल सकता है और बालक किसी हस्तशिल्प को सीख कर अपने भावी जीवन में धन का अर्जन कर सकता है। अगला है सामाजिक आधार। इसका आधार सामाजिक भी है क्योंकि इसमें बालक के अनेक सामाजिक गुणों को विकास करने की कोशिश की गई है, चेष्टा की गई है। बालक हस्तशिल्प के माध्यम से सेवा, स्नेह, सहयोग, सहिष्णुता, आत्मसंयम और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित करने में काबिल हो जाएगा, ऐसा इस बुनियादी शिक्षा में देखा गया या माना गया। अगला है मनोवैज्ञानिक आधार। इसका आधार मनोवैज्ञानिक भी है क्योंकि इसमें बालक को प्रधानता दी गई है, ना कि उसके द्वारा अध्ययन किए जाने वाले पाठ्य विषयों को। बालक का स्वभाव किसी कार्य में संलग्न होकर ही हो सकता है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखकर बुनियादी शिक्षा में हस्तशिल्प द्वारा उत्पादक कार्य को प्रधान स्थान दिया गया। अगला है शारीरिक श्रम का सम्मान। बुनियादी शिक्षा बालक में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करती है। बालक स्वयं हस्तशिल्प के माध्यम से किसी उत्पादक कार्य को करता है और वह शारीरिक श्रम को महत्व देने लगता है। इस प्रकार का श्रम करने से व्यक्तियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है।
अगला है शिल्प द्वारा शिक्षा। जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे हैं, बुनियादी शिक्षा का जो माध्यम है वो शिल्प है। सब विषयों की शिक्षा शिल्प के माध्यम से प्रदान की जाती है। आधुनिक ढंग के सभी शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि बालक की शिक्षा का माध्यम कोई उत्पादक कार्य होना चाहिए। और यह देखा भी गया है, आज भी हम शिक्षा की जब हम बात करते हैं, उसमें भी किसी बच्चे में स्किल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो उस समय जो सोचा गया था, आज के संबंध में भी वो कहीं ना कहीं उसी बातों को हम दोहरा रहे हैं। तो ये कुछ बुनियादी शिक्षा के गुण मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। हम लोगों ने उद्देश्य भी देखा, बुनियादी शिक्षा क्या है उसके बारे में भी जाना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न आता है तो आप उसको करने में सक्षम होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।